हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन मैथ रेथ एकेडमी। और हम लोग रियल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं। तो दो लेक्चर्स हमने अभी रिकॉर्ड किए हैं। तो आप देखिएगा कि उनको आप बेसिक से चीज़ों को सीखिएगा और एक एक चीज को आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। आप दो लेक्चर पर डे पढ़िए और फिर उसको खुद से एनालिसिस करने की एक बार फिर से रीड आउट करिए। फिर से आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। डिफिनीशंस में आप उलझिए, उनको समझिए प्रॉपर तरीके से कि डिफिनीशन कह क्या रही है और कोई रिजल्ट है तो कैसे हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये सारी चीजें एनालिसिस करनी है। कह सकते हो रियल की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ओके। तो हमने कल एक प्रूफ बताया था कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है और जो आपका यूनियन होता है वो कम्यूट करता है ना। उसको हमने प्रूफ भी किया था। उसी के से आगे हम लोग एसोसिएटिविटी को प्रूव कर सकते हैं और भी हम रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। तो आइए जरा प्रूव करते हैं। कुछ प्रूफ लिखते हैं, है ना। जरूरी है, बिना प्रूफ हम लोग मानेंगे नहीं। तो आइए जरा। तो सेकेंड रिजल्ट जो है हमारे पास वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है बाय द इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ठीक है, तो लेट अस प्रूव इट। एसोसिएटिव लॉ पहला है यूनियन के ऊपर, ए यूनियन बी। यू नो दैट कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास तीन मेंबर्स हैं, ठीक है, तो हम पहले दो को आपस में ऑपरेट करते हैं फिर थर्ड के साथ करते हैं। तो अब हम सवाल ये उठता है कि पहले दो को किस कौन कौन से करें, है ना। इसके ऊपर सवाल उठता है। तो ये जरा देखिएगा, ए यूनियन बी को हमने पहले ऑपरेट किया आपस में, फिर हमने सी को लिया एंड सिमिलरली हमने ए को छोड़ दिया और पहले बी और सी को हमने। तो ये जो ऑर्डरिंग है कि पहले दो कौन से हम दो ले लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एसोसिएटिविटी फॉलो करती है, मतलब किसी भी ऑर्डर में जब हम ये प्रूव कर लेंगे तो किसी भी दो को हम पहले यूनियन ले सकते हैं, फिर तीसरे का साथ हम ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा रिजल्ट है जो कि इंटरसेक्शन के ऊपर है। ए इंटरसेक्शन बी intersection C is just equal to A intersection B intersection C. ओके। तो दोनों रिजल्ट्स हमारे पास होल्ड करते हैं। वी हैव टू अ क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रूव करना होगा, है ना। इसको प्रूव करते हैं। तो आइए जरा। तो पहला प्रूव करते हैं, है ना, यूनियन वाला। पहला ले लेते हैं रिजल्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी जस्ट इक्वल टू ए यूनियन बी। ओके। तो ये भी हमारे पास लेफ्ट में भी एक सेट है और राइट में भी एक सेट है और हमने बताया था कि अगर दो सेट्स हैं ए और बी उनको इक्वल प्रूव करना है तो ये हमारे पास तभी इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब हमें दोनों सेट्स को एक दूसरे का क्या दिखाना होता है, सबसेट दिखाना होता है। अगर सबसेट हम दिखा ले जाते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसेट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई एलिमेंट मान लो ए को हमें बी का सबसेट दिखाना है, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी के अंदर, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ठीक है। तो उसके लिए क्या करें कि कोई भी हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए के ले लिया। इफ ए इज इन एक्स, सॉरी एक्स इज इन ए, कोई एलिमेंट है जो ए के अंदर है वो इंप्लाई करता हो एक्स इज इन बी, मतलब हर एक एलिमेंट ए का किसमें है, बी के अंदर। तो इस तरीके से हम कह देंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली हमें अगर बी को ए का सबसेट दिखाना है तो हमें क्या करना होगा, बी का कोई एलिमेंट लेके चले और ए में दिखा दे। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया। लेट दिस इज योर एक्स इज बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके। बी एनी लिमिट। ठीक, एक कोई भी हमने एक एलिमेंट ले लिया। अच्छा, हम देख रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी है तो हम बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन हम क्या कह सकते हैं, एक्स इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है। और एक्स इज बिलोंग्स टू, ये तो था डेफिनेशन। बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन यू कैन से, बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, ऐसे आप लिख सकते हो।
अच्छा ओके, तो अ, अब क्या इम्प्लाई होगा, क्योंकि ये तो हमारे पास है, ये भी x जो है ए यूनियन बी के अंदर है, यू कैन जस्ट राइट हियर x बिलोंगिंग टू ए और x बिलोंगिंग टू बी। चाहिए ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि हमने इसको ये सेपरेट है ना, और x बिलोंग्स टू, ओके। ये तो समझ में आ रहा है, यूनियन की डेफिनेशन जो फिर से हमने लिख दिया। अच्छा, सब में और लगा हुआ है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। तो इसमें जो हमारे पास हम ब्रैकेट लगाए हैं इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट आल्सो से x बिलोंग्स टू ए और दिस इज योर x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू। देखिए ये बहुत सिंपल प्रूफ है, बट आपको प्रूफ लिखना सीखना होगा, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से कैसे हमें करना होता है, ठीक है। और ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए तो रहने दो, और यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर और लगा हुआ है तो यू कैन जस्ट से कि x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन, है ना, यूनियन की डेफिनेशन से। और फिर हमारे पास हम देखेंगे कि और लगा हुआ है दोनों में, तो फिर आप यूनियन में कह सकते हैं x बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। अच्छा, डिफिनीशन तो आपको पता है कि अगर हमारे पास x यूनियन y हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि x सच दैट x इज बिलोंग्स टू x और दिस इज x इज बिलोंग्स टू y। वो एक्स किसी का भी मेंबर हो सकता है, वो यूनियन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन तो हमें आती है, हमने पढ़ा था डिफिनीशन को। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन दिस। अच्छा, हमने देखो कहाँ एलिमेंट लेके चले थे, ये यूनियन बी यूनियन सी के अंदर, और हमने दिखा दिया कि ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। तो हमारे पास जो एक्स जो ये सेट है दैट इज योर सबसेट, है ना। दिस दिस इंप्लाइज दिस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। ये फर्स्ट हो गया। अच्छा, इसको अगर हमें अब दूसरी तरीके से प्रूव करना है तो आप यहाँ से चल सकते हैं, यू कैन जस्ट से हियर कि हम इम्प्लाई एन इम्प्लाइज बाई इम्प्लाइज बाई इम्प्लाइज बाई, तो उससे क्या हो जाएगा, हम वहां तक फिर से पहुंचे, लेकिन हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे थोड़ा क्लियरिटी से देखने के लिए। तो एक तो हमने एलिमेंट लिया, सिमिलरली प्रूफ हम जो राइट साइड में लिखा हो उससे हम प्रूव करेंगे। तो नाउ लेट लेट y इज अ मेंबर फ्रॉम a यूनियन b यूनियन c, यहाँ से लिया। ये क्या इंप्लाई करता है, y इज बिलोंग्स टू a और y इज बिलोंग्स टू b यूनियन c। दिस इंप्लाइज y इज बिलोंग्स टू a और y इज बिलोंग्स टू b और y इज बिलोंग्स टू c। और सब में और लगा हुआ है तो यू कैन जस्ट टेक इट, दिस इज y इज बिलोंग्स टू a और y इज बिलोंग्स टू b, तो एक साथ ले लो आप, और y इज बिलोंग्स टू c। यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज y इज बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है, और y इज बिलोंग्स टू c। समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल है। अंडरस्टैंडिंग का बिल्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रूफ्स को आप देख के प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, बट कैसे लिखा जा रहा है प्रूफ, उस चीज को समझने के लिए यू विल हैव टू थिंक, है ना, आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर y को हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू a यूनियन b और यूनियन सी, यू कैन जस्ट राइट सिमिलरली, बिल्कुल जैसे सेम हमने ऊपर वाला किया है वैसे ही। अच्छा, y एलिमेंट लेके चले थे a यूनियन b यूनियन c से, और उस पर प्रूफ कर दिया a यूनियन b यूनियन c में। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इंप्लाइज जो a यूनियन b यूनियन c है दैट इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन सी, ओके। तो हम देख रहे हैं कि वही वाली बात, x y का सबसेट है और y x का सबसेट है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से फ्रॉम
1 and 2, this is A union B union C is just equal to A union B union C। ओके, तो प्रूफ हो गया कि जो यूनियन है वो एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। तो इसका मतलब अब हमारे पास ये टेंशन खत्म कि हमको किस ऑर्डर में इसे एसोसिएट, किस ऑर्डर में हमें यूनियन लेना है। अगर 3 मेंबर्स हैं या 4 मेंबर्स हैं, कितने भी हैं एसोसिएटिविटी हैं, तो हम किसी भी 2 मेंबर्स को आपस में यूनियन कर सकते हैं पहले। अच्छा, कम्यूटेटिविटी थी तो ये भी मैटर नहीं करता है कि हम चेंज कर रहे हैं पहले और बाद की भी बात कर रहे हो, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव पढ़ लिया है। तो इसका मतलब है कि अगर हमको 10 सेट्स है उनका यूनियन लेना है, तो उनमें से किन्हीं दो को हम पहले यूनियन कर लें, फिर तीसरे के साथ कर लें, फिर तीसरे के साथ कर लें, तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता, ये प्रूफ नहीं करते, या ये रिजल्ट हमें नहीं पता होता, या एसोसिएटिविटी नहीं होती, तब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर 3 मेंबर्स लिखे हो किसी ऑर्डर में लिखे हुए, तो हमें फर्स्ट सेकंड पहले ही करना है, फिर बाद में इसको करना है ना। जिस तरीके से भी लिखा गया कि पहले इन दोनों को करना है, तो पहले उन्हीं दोनों को करना है। ठीक है, फिर हम चेंज नहीं कर सकते अपनी चीज को। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट हो गया एसोसिएटिविटी के ऊपर। अभी हम इंटरसेक्शन को भी प्रूव करेंगे। ठीक है, और ऐसे सेम सिमिलरली हम प्रूव करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज जस्ट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इसे हमें प्रूव करना है। तो जैसे हमने यूनियन का प्रूव किया, सेम हम इसको भी प्रूव करेंगे। तो आइए जरा, एक मेंबर लिया, इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। कभी भी हम कोई रिजल्ट प्रूव कर रहे होंगे जिसमें हम कंटेनमेंट की या इक्वलिटी की बात करना होगा, तो हम एक एलिमेंट लेंगे उस पूरे सेट के अंदर। ठीक है, और फिर हम उसको बाय प्रोसेस जो भी डिफिनीशन है उनको ब्रेक करते हुए जो रिजल्ट्स होंगे उनसे हम गो थ्रू होंगे, और हम उस एलिमेंट को सेकंड सेट में दिखा देंगे। तभी हम कहेंगे कि ये वाला जो सेट है दैट इज द सबसेट ऑफ द अनदर सेट। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हमने एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पर लिखना भी चाहो नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं, बी एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट में तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ले लिया। तो यहाँ पर हमने अ, अगर हम डिफिनीशन जाए इंटरसेक्शन से, तो क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर लग जाएगा एंड, है ना। एंड होता है क्योंकि दोनों कॉमन एलिमेंट लिया जाता है। तो एक्स इज बिलोंग्स टू सी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर भी हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड दिस इज योर एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और यहाँ पर एंड लगा हुआ है। अच्छा, सारे रिजल्ट्स में एंड लगा हुआ है। ओके, तो यू कैन जस्ट फिट दिस ब्रैकेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर आप लिखना भी चाहो तो यू कैन राइट बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। कहाँ से जो चीजें लिख रहे हैं वो उनको आप मेंशन करेंगे, तो आप प्रूफ्स को और बेहतर लिख पाएंगे, है ना। पता है, हमारे माइंड में हमें पता होती है कि हाँ ये चीजें ऐसे हो रही हैं, दैट्स इनफ। बट अगर आप मेंशन करते हैं, लिख रहे हैं किसी फ्रंट ऑफ, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रूफ्स को किसी के सामने, या फिर आप टीचिंग कर रहे हैं, तो उस समय अगर जब मेंशन करते हैं तो और अच्छे से चीजें हो जाएगी। तो आप लिखना भी सीखे कि हम कौन सी डिफिनीशन से चीजें लिख रहे हैं, या कहाँ से हमने, साइड में आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए। और यू कैन जस्ट से एक्स इज बिलोंग्स टू बी एंड दिस इज योर एक्स इज बिलोंग्स टू सी। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब ये दो एंड में है तो इसका मतलब है इसके इंटरसेक्शन में होंगे, इट बिलोंग्स टू द बी इंटरसेक्शन। फिर से हमने जो है इंटरसेक्शन की डिफिनीशन से लिख दिया, और लास्टली यू कैन जस्ट राइट द एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट है। ओके, तो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन। देखिए हमने अपने प्रोसेस से उसको ब्रेक किया और सिमिलर यहाँ यहाँ पर हमने स्लाइटली चेंज किया कि अगर एंड लगा हुआ है तो हम यहाँ पर किसी के साथ भी हम इसे चेंज कर सकते हो, कोई सब में तो एंड ही है। तो हम इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और अब हमने लिया था एलिमेंट यहाँ का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये इम्प्लाई क्या करता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, दैट इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ओके, ओके, so this is the first equation। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास, आइए जरा, अब हम क्या करते हैं, अब हम राइट साइड वाले सेट से एक एलिमेंट लेके चलते हैं। तो लेट दिस z is belongs to a intersection b intersection c। सिमिलरली ब्रेक करेंगे, z हो जाएगा a का मेंबर एंड this z is belongs to b intersection c। this implies z belongs to a and z belongs to b and z belongs to c। और उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं z belongs to a and this z belongs to b and this is z belongs to c। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z belongs to a intersection b and this is z belongs to c। क्लियर? this implies z is belongs to a intersection b and this is intersection c। क्लियर? तो अब हम कह सकते हैं कि जो ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, दैट इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 और 2 से अगर हम देखेंगे तो फ्रॉम 1 और 2 क्या हम कह सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तो ये प्रूफ हो गया कि इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रूफ्स लिखना है एक एक साथ में। और हाँ, आप लोग भी साथ साथ में लिखिए, मतलब ये नहीं कि आपको कॉपी पेस्ट करना है। आप जैसे हम पेन स्टार्ट करते हैं आप भी उसको प्रैक्टिस करिए, या फिर आप रुक जाइए, क्योंकि हम तो यहाँ पर हर एक चीज को बताएंगे, हर एक प्रूफ को बताएंगे। अगर आपको लिखना आ गया है आप चीजें, तो अपने आप से लिख के देखिए। ठीक है, आप खुद से हर एक स्टेप को लिख के देखिए। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को बंद कर दीजिए, खुद से लिख के देखिए, और फिर उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े कि हाँ फिनिश स्टेप में क्या किया होगा सर ने, तो उसको आप देख लीजिए, उसको आप ओपन करके देख लीजिए। लेकिन खुद का पेन चलाइए और साथ साथ में जो है जॉट डाउन कीजिए, चीजों को लिखिए, एक एक चीज को आप अपने नोट्स में बनाइए। एक प्रॉपर बड़ा सा नोट्स हो जाएगा आपका, बड़ा बहुत मोटी सी कॉपी बनेगी, क्योंकि रियल एनालिस्ट बहुत कुछ है और बहुत कुछ बताने के लिए होता है, बहुत कुछ प्रूफ्स लिखेंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट्स एंड प्रूफ्स की हम बात यहाँ पर करेंगे। प्रॉब्लम्स की भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो ये पूरा रियल एनालिसिस का मतलब फुल कोर्स है रियल एनालिसिस। यहाँ से हम सीखेंगे जब, तो अच्छा रियल एनालिसिस सीख लेंगे। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से करना शुरू करके, भी बेसिक चीजें हैं, फिर एडवांस लेवल चीजें जब स्टार्ट होंगी तो वो नहीं समझ में आएंगी अगर बेसिक नहीं आती है ना। तो आप एक एक प्रूफ को प्रॉपर बारीकी से खुद से करिए। मैं चाहता हूँ कि जब आप इन लेक्चर्स को पढ़ के जाएं तो आप एक बहुत बेहतर मैथमेटिक्स लर्नर हो, एक रियल में ही नहीं और भी फील्ड में। क्योंकि जब हमें एक लर्निंग स्किल आ जाती है कि हमें मैथमेटिक्स को पढ़ना कैसे होता है, करना कैसे होता है, तो हम हर एक फील्ड को सीख पाते हैं। ओके, तो आइए जरा नेक्स्ट हम अपना रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो दो चीजें हमने सीख ली इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर, कि जो यूनियन होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है और इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है, साथ में एसोसिएटिव भी होते हैं दोनों इंटरसेक्शन है।
अब थर्ड हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें हम यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो आपका इंटरसेक्शन है उसको यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, दोनों केस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो थर्ड रिजल्ट पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। तो पहला है तुम्हारे पास, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। तो अब ये जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ओके। दूसरा सिमिलरली है, जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन पे ब्रेक हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ओके। तो हमने देखा कि हमारे पास इंटरसेक्शन यूनियन पे ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के ऊपर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके। तो प्रूव करते हैं। फिर वही चीज एक एलिमेंट लेके चलेंगे, ठीक है, सेकंड वाले सेट में दिखा देंगे, फिर सेकंड वाले का एक एलिमेंट लेके चलेंगे, फर्स्ट वाले में दिखा देंगे। तो प्रूव करते हैं, प्रूव तो करना ही है, ओके। तो आइए जरा, लेट एक्स एक एलिमेंट है जो कि है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के अंदर, ओके। अच्छा, यहाँ से हम सबसे पहले इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि हमारे पास ये ब्रैकेट में है तो ये इंटरसेक्शन पहले हमारे पास है। तो दिस इज एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ लिखेंगे एंड, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर एक्स इज बिलोंग्स टू बी यूनियन, ओके। तो यू कैन जस्ट से हियर बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से हम एक चीज लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दिस इज योर एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा, अब यहाँ पर यूनियन का डेफिनेशन लगाते हैं इसके अंदर, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर यू कैन जस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। एक चीज समझिएगा, यहाँ पर जो मेन समझने की बात है, x belongs to A and x belongs to B और x belongs to, तो किसी से भी x बिलोंग करे, समझ, इस चीज को समझना, अंडरस्टैंडिंग विल करना, ठीक है। आगे जो लाइन लिखनी हो तो हम सेकंड में लिख देंगे, लेकिन हमें समझना है इस चीज को कि x बिलोंग्स टू A, ठीक है, और एंड मतलब x A में तो बिलोंग ही करता है, इनमें से किसी में भी बिलोंग करे, ठीक है, इसमें किसी में भी बिलोंग करे, चाहे वो बी में बिलोंग करता हो चाहे वो सी में बिलोंग करता हो, ठीक है, इनमें से किसी में बिलोंग कर रहा है और साथ में ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए का साथ तो नहीं छूटना, ठीक है। तो इसका मतलब है ये है कि आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब देखिए एक्स ए में बिलोंग करता है, ठीक है, वो डन है कि एक्स है उसके अंदर। फिर अब बात करते हैं, अगर एक्स बी में बिलोंग करता है तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, पहली बात हो गई। अगर एक्स बी में नहीं करता है, सपोज दैट सी में करता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड दिस इज एक्स बिलोंग्स टू सी, ये वाली कंडीशन हो गई। अब इनमें से किसी एक ही में होगा या दोनों में हो सकता है, ठीक है भाई, अगर दोनों में हो सकता है तो यहाँ क्या लगाएंगे, और, है ना, एक्स इस वाले पूरे सेट में हो सकता है, ये इस वाले पूरे सेट में हो सकता है, तो क्या लगाएंगे बीच में, और, ओके। तो यू कैन जस्ट से हियर x belongs to a and x belongs to b, और x belongs to a and x belongs to c। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x belongs to a इंटरसेक्शन b एक ब्रैकेट में, और x belongs to a इंटरसेक्शन c। तो यहाँ से सिंपली, और ये तो हमारे पास एंड इंटरसेक्शन का था, फिर और आ गया, तो यू कैन से x belongs to a इंटरसेक्शन b
और यहाँ लगाएंगे यूनियन ए इंटरसेक्शन। तो जो हमारा इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना यूनियन के ऊपर, है ना। अभी तो नहीं कह सकते, अभी तो हमने एक ही तरफ प्रूव किया, बट हमारे पास ये हुआ कि हम इसका एक मेंबर लेके चले और इसमें दिखा दिया, उसको कुछ अरेंज करके या रीअरेंज करके हमने दिखा दिया। तो ये प्रूफ की टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, इनको आपको समझना पड़ेगा कि हमें लिखना है। और जो प्रोसेस है, एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी नेक्स्ट लाइन आप तब तक ना लिखना जब तक ये ना पता हो कि नेक्स्ट लाइन आ कैसे है। आप कभी भी कोई भी प्रूफ लिखे कि कोई मैथमेटिक्स का कोई भी फील्ड पढ़नी है तो रियल एनालिसिस है, तो ये तो इंटरेस्टिंग है ही। इसमें हर एक चीज बिना लॉजिक की तो होती नहीं है ना। तो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। और ये हमारे पास हमने एलिमेंट उसमें का था और इसमें दिखा दिया ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज व्हाट, एक्स जो एक्स नहीं, दिस इज ए intersection B union C is a subset of, it's the subset of A intersection B union A intersection। तो फिर से ये हमको एक चीज प्रूव हो गई है ना, एक तरफ का प्रूव हो गया कि A intersection B union C is the subset of A intersection B union A intersection C। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम राइट साइड वाला जो सेट है उससे हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे और पहले वाले में प्रूव कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, नाउ नाउ लेट दिस दिस लेट वाई, वाई मान लेते हैं, वाई कोई भी एलिमेंट एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो वाई बिलोंग्स टू ए, अब जैसे है बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में प्रूव करेगा, है ना। यूनियन ए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सिंपली इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। दिस implies y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी एक ब्रैकेट में, और दिस इज y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू। अच्छा, अभी जैसे हमने इसको अलग अलग किया था, आप एक साथ में लिख सकते हैं, तो यू कैन से y बिलोंग्स टू ए, ओके, और sorry not or, and this is y belongs to b और y belongs to, तो अभी इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर y हमारे पास a के अंदर है और b के अंदर है, और y जो है a के अंदर है और b, तो कॉमन क्या है, y belongs to a, तो इसका मतलब है कि सॉरी यहाँ पर एंड लगेगा। तो y belongs to a एंड y belongs to b। तो इसमें जो है y की जो a के अंदर है वो कॉमन है, तो इसका मतलब है ये y belongs to a हो गया और इसको और लिख दिया। दिस implies what, y belongs to a intersection b union c। ओके, तो हमने क्या किया, सेम रिवर्स ऑर्डर में चले, तो यहाँ का मेंबर जो है हमने प्रूव कर दिया कि इसके अंदर है। तो दिस implies what, दिस इज a intersection b union a intersection c is a subset of a intersection b union c। ओके, तो प्रॉम्प्ट सेकंड इसको मान लेते हैं, तो 1 and 2 इनसे हम देखेंगे तो दोनों सेट कैसे इक्वल है। तो from 1 and 2 we can say this is a intersection b union c is just equal to a intersection b union a intersection c। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर, है ना। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अब हमारे पास जो है रिजल्ट है, हमारे पास थ्योरम है कि हम जो है इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपके पास यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरसेक्शन के ऊपर, तो अब जो है दूसरे में क्या करना है, वी हैव टू प्रूव
वी हैव टू प्रूव, एक एक प्रूफ करेंगे, ठीक है। हर एक रिजल्ट का, हर एक थ्योरम का कैसे वो आया उसको जानना बहुत जरूरी है, और उससे हमारे दिमाग में चीजें बस जाती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को जानिए, इसको करिए साथ में, आप इसको बहुत बोर ना फील करिएगा, एक बार आने लगे ना तो फिर मजा आने लगेगा, ठीक है। ये नहीं कि जो है बस रिजल्ट याद कर लेंगे, ये होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, नहीं, आप उसको करके देखिए कि कैसे होता है ना। देख तो ऑब्वियस सा रहा है कि हाँ भाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनियन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो हो ही जाएगा, बट आप उसको लिखिए। आप रियल एनालिसिस को तभी आप फील कर पाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे जब हर एक रिजल्ट का प्रूफ लिखना सीखने लगेंगे, हर एक चीज को आपको आप लॉजिकली देखने लगेंगे, है ना। ओके, चलिए, तो आइए जरा इसको प्रूव करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज जस्ट इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, तो आइए जरा देखते हैं, तो वही बात आएगी, लेट करते हैं x belongs to a union b intersection c। ओके, इसको फिर से हम ब्रेक करेंगे डिफिनीशन से। a belongs to b, x belongs to a और x belongs to b इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन, ये तो यूनियन की डिफिनीशन खुल गई, फिर इंटरसेक्शन की डिफिनीशन से हम उसे ओपन करेंगे, because this say x belongs to b and this is x अब ध्यान दीजिएगा, x या तो a में है या फिर इन दोनों में, इन दोनों में, मतलब इन दोनों के अंदर है क्योंकि कॉमन है, हमारा इंटरसेक्शन लगा हुआ है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो दोनों चीजें ध्यान ध्यान फील आ रहा है ना कि हमारे पास x a में है और b c में है, दोनों के अंदर है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या क्या कहा कि x बिलोंग्स टू c और x इज बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब मान लो कि इन दोनों में से किसी एक में अगर आ गया, ठीक है, तो ये पूरे इंटरसेक्शन में आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा तो, और x बिलोंग्स टू a है तो इसका मतलब इस पूरे सेट के अंदर वो एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें और कर दे तो x अगर a में हो गया, ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो इसके अंदर आ ही जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास b में हुआ तो इसके अंदर है, तो एंड के वजह से यहाँ पर जो है x बिलोंग्स टू जो है बी के अंदर है ना। तो x इज बिलोंग्स टू ए और दिस, तो इसके या तो इस सेट के अंदर हो या फिर इस सेट के अंदर हो। तो अगर हमारे पास x बिलोंग बी के अंदर है, ठीक है, और यहाँ पर एंड लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये x सी के अंदर या ए में से किसी के अंदर भी होगा ही होगा, ए बी के अंदर है तो सी के अंदर भी होगा, तो इन दोनों के अंदर हो जाएगा और फिर एंड के अंदर हो जाएगा। तो ये जो फील है वो आनी चाहिए कि हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है वो कैसे लिखी गई। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर हम आ जाएगा यूनियन क्योंकि और लगा हुआ है, एंड दिस इज योर x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। ओके, एंड लगा हुआ है तो इसको हम इंटरसेक्शन से जोड़ देंगे, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन दिस इज योर ए यूनियन सी, ठीक है। और जैसे ही हम वहां का एक मेंबर लेके चले थे और इसको यहाँ पर हमें दिखा दिया, वैसे ही हमने कह दिया कि ये वाला जो सेट है उसका क्या है, सबसेट है। दिस इम्प्लाई दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्स रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, तो आइए जरा, नाउ let this is y is belongs to a union b इंटरसेक्शन ए यूनियन। अब बिल्कुल सेम रिवर्स ऑर्डर में चलना, यहाँ पे ले लिया तो यू कैन से दिस y is belongs to a union b एंड दिस इज y is belongs to a union c, और फिर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा,
this implies what? This is or है, you can just break it, y belongs to a or y belongs to b एक bracket में, and this is y belongs to a or y belongs to c। फिर से हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम आपको लिखना है, दिस इज y belongs to a, और को हम इस ब्रैकेट में बोल सकते हैं y belongs to b and this is y belongs to c। फॉर्मेट अलग अलग है, लिखी सेम चीज है ना। तो दिस इंप्लाइज, यू कैन जस्ट से दिस इज y belongs to a और दिस इज y belongs to b, b इंटरसेक्शन c। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि y belongs to a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ओके, और हमने जो है यहाँ का मेंबर लेके चले थे और उसको दिखा दिया कि इसके अंदर है। तो दिस इंप्लाइज, यू कैन से दिस इज a यूनियन b इंटरसेक्शन A union C is the subset of A union B intersection। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो यू कैन जस्ट से फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू दिस इज A union B intersection C is just equal to A union B, ये यूनियन B इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन A यूनियन। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी हम आगे बताएंगे रियल एनालिसिस में कि ऐसे होता है कि ए मल्टीप्लाइड बी प्लस सी है, तो दिस इज मल्टीप्लाइड हैज ए डॉट बी प्लस का ए डॉट सी। ये कुछ इस तरीके से जो यूनियन और इंटरसेक्शन होता है वो ऐसे ही ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और जो यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास रिजल्ट। ओके, तो इस तरीके से हम रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं। अभी एक और रिजल्ट लिखेंगे जो कि हम लोग पढ़ते थे बचपन में, डिमॉर्स थ्योरम है ना, डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो आइए जरा इसको प्रूव लिखते हैं। रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स, ये क्या कहता है, इसमें बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, कि जो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है वो और सेपरेटली इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन होता है, और जो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होता है वो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द यूनियन होता है। ठीक है, तो कैसे कि अगर हमारे पास दो सेट्स ए है और बी है, उसका हम यूनियन लेते हो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, कि जस्ट इक्वल टू द सेपरेटली अगर कॉम्प्लीमेंट ले लें और फिर उनका हम क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें, तो दोनों सेम चीजें होती हैं। दूसरा रिजल्ट क्या है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है ना, तो ये डैश यूनियन बी डैश। तो ये तुम्हारे पास डिमॉर्गन्स लॉज या डिमॉर्गन्स थ्योरम के नाम से जाने जाते हैं, कि एक दो सेट का यूनियन लिया और फिर उनका कॉम्प्लीमेंट लिया इज जस्ट इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट। ओके, इसी तरीके से अगर इंटरसेक्शन का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो दैट इज द यूनियन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट। ओके, तो आइए जरा प्रूफ करते हैं। इस चीज को प्रूफ लिखने के लिए, इस प्रूफ को लिखने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट को भी यहाँ पर लाना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट के बिना कॉम्प्लीमेंट की हम बात ही नहीं करते। कौन सा यूनिवर्सल सेट है, अगर हम रियल नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं तो अगर रियल नंबर तक ही हम फुल साइज हो गए तो हमारा रियल नंबर यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यहाँ पर यू एज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, यू एक यूनिवर्सल सेट है ताकि हमें प्रूफ्स को लिखने में आसानी होगी। ओके, तो ओके आइए लिखते हैं और हम डिफाइन भी कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो लेट ए एंड बी टू सेट्स एंड यू बी
यूनिवर्सल। अच्छा, यूनिवर्सल सेट की खासियत बात यह है कि वो कंटेन किए होता है ए को भी और बी को भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये होता है दिस इज योर एक्स, दिस बिलोंग्स टू यू। तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट में वो मेंबर्स होते हैं जो कि सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, ए के मेंबर नहीं होते। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें, बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो वही बात इसमें भी है कि एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स का वो मेंबर जो कि बी में ना हो। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू। ओके, तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ का। तो लेट करते हैं पहले वाले का प्रूफ लिखने के लिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर हमें दो सेट्स को प्रूव करना है इक्वल, तो वही काम करेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी। हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर एक्स बिलोंग करता है ए के अंदर, ये ए डैश के अंदर, तो दिस इंप्लाई करता है या इंप्लाइज बाय एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू, ऑब्वियस सी बात उसका मेंबर नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ही यही होती है। तो इसका मतलब इसकी यूनियन में नहीं है, यूनियन में नहीं है। ठीक है, अगर ए और बी के यूनियन में कोई मेंबर नहीं है, इसका मतलब वो दोनों में नहीं है। समझ रहे ना? अगर अगर यूनियन होता है तो यूनियन क्या होता है, और होता है, और होता है, इसका मतलब है एटलीस्ट एक सेट के अंदर वो मेंबर जरूर है। लेकिन अगर यूनियन में नहीं है कोई मेंबर, तो इसका मतलब है उनमें से किसी में नहीं है। तो इसको जब हम यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे, तो यू कैन से एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड लगाएंगे यहाँ पर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, क्यों? क्योंकि अगर हम और लगा देंगे तो ना, तो एक में अगर कर गया तो यूनियन में कर जाएगा, इसलिए हमें एंड लगाना पड़ेगा। अगर कोई चीज यूनियन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब वो दोनों सेट के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी आल्सो। ओके, अच्छा एक चीज समझिएगा, एंड लगा रहने दो। अगर कोई मेंबर ए में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो यू कैन से एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर ये रिजल्ट यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, सिंस एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, दिस implies and implied by x does not belongs to a complement। तो अगर कॉम्प्लीमेंट ए में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दिस एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड दिस इज एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अच्छा, एक्स अब इसमें ए डैश में बिलोंग करता है और बी डैश में होता है, तो कॉमन एलिमेंट है, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखा था हमने, यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट लेके चले थे एलिमेंट, और दिखा दिया कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के अंदर वो मेंबर है। ओके, और अगर वो मेंबर है तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, दिस इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहला चीज तो प्रूव हो गई, है ना? एक चीज जो प्रूफ इक्वल प्रूफ करने के लिए चाहिए होती है प्रूफ हो गई। दूसरी अब लेके चलते हैं, लेट वाई जो है मेंबर, वो कहाँ के ले लिए, एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। फिर से वैसे ही ब्रेक करते हैं, ए डैश एंड वाई बिलोंग्स टू बी डैश। सिमिलरली अब तो रिवर्स गेट चलाना है, अब तो बहुत ज्यादा सोचना साचना है नहीं, दिमाग लगाना नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया कॉम्प्लीमेंट में, तो यू कैन जस्ट से एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना? क्योंकि वो, एंड यू कैन जस्ट से एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी।
अच्छा, दोनों में नहीं है तो यूनियन में भी नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज से दिस इज ए यूनियन बी, और यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो इट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इम्प्लाइज दिस ए complement intersection B complement is a subset of A union B, the whole complement. This is equation number 2. Okay, फिर से हम कह देंगे फ्रॉम 1 and 2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say this is your A union B का whole complement is just equal to A complement intersection B complement। तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट जो है डिमॉर्गन्स लॉ का प्रूफ हो गया। प्रूफ दिस इज सॉरी मिट गया ना, मिट गया, प्रूव प्रूव लिखेंगे जरूर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया कि जो डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ है वी हैव प्रूव्ड कि यूनियन का जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो अच्छा रिजल्ट है। मान लो कॉम्प्लीमेंट्स ही पता है तो हमें यूनियन निकालने की जरूरत नहीं है, लगता है हम डायरेक्टली उनका इंटरसेक्शन निकाल ले, उसका फिर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल जो है इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्स का, तो वही यूनियंस के कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट रिजल्ट है, उसको भी प्रूव कर लेते हैं। दिस इज और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो आइए जरा वही सेम प्रोसेस, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है वी आर सेइंग एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इफ एक्स कोई मेंबर है जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो उस सेट का वो मेंबर नहीं है ना। ऑब्वियसली बात, तभी तो कॉम्प्लीमेंट में आएगा ही, है ना। कॉम्प्लीमेंट जो डिफाइंड होता है किसी भी सेट का वो क्या होता है, यू माइनस डिफरेंस, मतलब यू का वो मेंबर जो ए में ना हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में कोई मेंबर है तो ए में तो ऑब्वियस सी बात नहीं है, तो ये इसमें आ गया। अच्छा, अगर एक्स एंड में है, ध्यान दीजिएगा, एंड में अगर हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ ना कि इंटरसेक्शन का मतलब एंड, इसका मतलब एक्स अगर इंटरसेक्शन में है, सॉरी नहीं है, तो इसका मतलब है किसी एटलीस्ट एक में ना हो, है ना। किसी में नहीं होगा तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कम से कम एक में भी नहीं होगा तभी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। यहाँ पर कैसे आ जाएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू, किसी एक में भी अगर एटलीस्ट एक में भी नहीं होगा तो भी उसके कॉमन में नहीं आएगा, उसके इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट नहीं आएगा। अगर उसे इंटरसेक्शन में नहीं आएगा तो हमारे पास देख सकते हैं कि उसके और लगाएंगे, एटलीस्ट के लिए और लगता है, दिस इज योर एक्स। अच्छा, इसमें अगर ए में नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, इस वाले रिजल्ट से। कॉन्सेप्चुअल जाइएगा, लॉजिकल जाइएगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि बस ये स्टेप है इसके बाद ये स्टेप लिखा जाना है, फिर हमने प्रैक्टिस कर लिया, हमको वो रिजल्ट याद हो गया, वो हमें थ्योरम का प्रूफ याद हो गया। वो रट सकते हैं, समझने के लिए आपको थिंक करना है कैसे हो रही है चीजें। और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा और लगा हुआ है तो यूनियन आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो हमने क्या किया कि एक हमें मेंबर लेके चले और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में दिखा दिया, तो इससे हम क्या प्रूव कर पाए कि जो ए इंटरसेक्शन बी है उसका होल कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो पहला थ्योरम, पहला जो है इक्वेशन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हम यहाँ पर ए डैश यूनियन बी डैश लेते हैं, तो लेट
y मानते हैं, y इज इन a डैश यूनियन b डैश। सिमिलरली अब तो रिवर्स गियर चलाना है, y बिलोंग्स टू a डैश और y बिलोंग्स टू b डैश। ठीक है। अच्छा, फिर से एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसका मतलब है y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो जो उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो उसमें a और b में नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, y ना ही a में है ना ही b में है, तो क्या इसके यूनियन उसके इंटरसेक्शन में आएगा? नहीं आएगा ना। तो यू कैन से दिस इज y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और y इसके अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में तो डेफिनेटली होगा, तो बिलोंग्स टू दिस इज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, और इसके कॉम्प्लीमेंट में आ गया, तो इससे क्या पता चला कि जो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यू कैन जस्ट से दिस इज a union b complement is the intersection of a intersection b का होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो हम देख लिए एक दूसरे के सबसेट हैं, एक दूसरे के सबसेट है तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 you can say this is a intersection b का whole complement is just equal to a complement union b complement। तो जो डिमॉर्गन सेकेंड लॉ है वो भी प्रूफ हो गया कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट है वो जो सेट्स है उनके उनके कॉम्प्लीमेंट्स की यूनियन के इक्वल होता है। तो दिस इज प्रूव्ड। ओके, अभी एक रिजल्ट और लिखेंगे, एक अब हम डिफरेंस के ऊपर एक रिजल्ट लिखेंगे और उसको भी हम देखेंगे, प्रूव करेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रूफ्स को करना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से चीजों को करना है। ठीक है, तो डिमार्गन्स लॉ हम समझ गए कि अगर हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इंटरसेक्शन पे खुलेगा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनियन पे खुलेगा। ओके, और उसको हमने प्रॉपर प्रूफ भी कर लिया है। रिजल्ट नंबर 5, इसमें डिफरेंस की बात की गई है कि ए माइनस का बी यूनियन सी, मतलब अगर हम ए माइनस करते हैं बी यूनियन सी को तो ये इक्वल होता है तुम्हारे पास ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट है कि ए माइनस का बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो ये यूनियन पे खुलेगा। दिस इज और ए माइनस का बी यूनियन ए माइनस। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि ए माइनस बी यूनियन सी जो है वो हमारे पास ए माइनस बी यूनियन सी इज जस्ट इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास खुल जाता है। यूनियन पे अगर माइनस करते हैं तो इंटरसेक्शन पे खुलेगा, और अगर इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं तो यूनियन पे खुलेगा। तो ये दो रिजल्ट्स हैं जिनका प्रूफ जो है आप करिए। तो प्रूफ इट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपको एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप करिएगा, इसको प्रूव करिएगा। और कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर देंगे कि इसका प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करिएगा। कह सकते हो कि HW है आपका, है ना। हालांकि आप जहाँ देख रहे हो या तो कहीं अपने स्टडी पॉइंट पे हो या फिर आप घर पे ही हो, बट आप इसको एज ए एक्सरसाइज करिए, इसको प्रूव करिए और लिखने की कोशिश करिए। जो बिगिनर्स हैं और जिन जो स्टैंडर्ड लोग हैं जिनको एडवांस चीज़ें पढ़ चुके हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान है, बट जो बिगिनर्स हैं वो जरूर इसको ट्राई करें। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे, कुछ रियल एनालिसिस की और बात करेंगे। ये तो सेट थ्योरी का पोर्शन आपका कंप्लीटेड है ना। सेट थ्योरी का ये रिजल्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, आपको प्रूव करा देंगे। तो होप सो कि चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, और आप प्रॉपर चीजों को समझ पा रहे हैं, कैसे प्रूफ्स लिखना होता है, डिफिनीशंस को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और ऐसे ही हम आपको सर्व करते रहेंगे रियल एनालिसिस एंड अदर मैथमेटिक्स कंटेंट, खासकर हायर मैथमेटिक्स की हम बात करेंगे इस चैनल के ऊपर।
और आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और लोगों को भी, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, सीख रहे हैं, किसी भी लेवल पे, रिसर्च लेवल पे हैं, या फिर वो CSIR नेट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। एक रियल एनालिसिस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक चीज को बहुत बारीकी से यहाँ पर कराएंगे, और फुल रियल एनालिसिस जो सफिशिएंट होती है, जितनी जरूरत होती है हमें सीखने के लिए, वो हम सारा कंटेंट यहाँ पर देंगे। तो आप और प्रॉपर तरीके से आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। और 1 से 2 लेक्चर, ज्यादा नहीं, ये नहीं कि 3-4 लेक्चर एक ही दिन में देख डालें, क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, सब पढ़े रहेंगे। तो ये नहीं कि हम जो है 5-5 लेक्चर एक दिन में देख रहे हैं, समय है चलो देखते हैं, नहीं। आपको 1 या 2 लेक्चर एवरी डे के हिसाब से देखना है। 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 3 घंटे मैक्सिमम। उसके बाद उसकी रीडिंग करनी है, फिर से उसको रिवाइज करना है, उसको फिर से पढ़ना है, उसको किसी बुक से कनेक्ट करना है, उसको प्रॉब्लम्स उसके ऊपर अगर उठानी है, समझना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये सारी चीजें आप करिए, एक थिंकिंग पावर बिल्ड करिए, तब आप एक अच्छे मैथमेटिक्स लर्नर बन पाएंगे और आने वाले समय में एक अच्छे मैथमेटिक्स गाइड बन पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें खुद जरूरी होता है, हमें खुद को समझना, हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स में बिल्ड करना। और एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपको हैप्पीनेस बिल्ड होगी, फिर मैथमेटिक्स तो बहुत ही इंजॉयबल सब्जेक्ट है, बहुत ही जो है हैप्पीनेस देता है। ठीक है, तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, है ना। कमेंट करिए, कोई चीज समझ ना आए, कुछ पूछना हो, या फिर अगर कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं तो अच्छा ही लगता है ना। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।